बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल हुबैत बीबी पे वेलकम कहता हूँ। ये मेरी जो वीडियो है, ये जो मैंने एंजाइटी पे वीडियो बना रहा हूँ उसी की कंटिन्यूशन है। ये पार्ट 3 है। मुझे उम्मीद है कि आज ये टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा था। इस वजह से मैंने ये जो है ना, इसकी जो पार्ट्स में वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, तो ये आज मैं इंशाल्लाह इसकी जो एंजाइटी की जो है ना प्रॉब्लम, उसमें उसको कैसे डायग्नोस करते हैं, उसकी फिर ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करते हैं, वो जो है ना वो आपको इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊंगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरी वो जो है दोनों वीडियो, मतलब जो एंजाइटी का जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगर नहीं देखी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप पहले देख लीजिए। ठीक है, और ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके इस प्रॉब्लम का। तो चलें, ये मैं इसका अभी फिर डायग्नोसिस से स्टार्ट करते हैं। उसमें यह कि जब हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो हम ये चेक करते हैं कि पहले ज़रा पेशेंट की, जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनकी प्रॉपर हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। फिर हमारी ये कोशिश होती है कि कोई मतलब जो एंजाइटी का पेशेंट का जो शिकार है, परेशानी या टेंशन की बीमारी का जो आम लफ्ज़ों में कहते हैं, उसके कोई फिज़िकल और इलनेस तो नहीं है, मतलब कोई और अंडरलाइंग। मैंने जैसे पिछली वीडियोस में बताया ना कि क्या और कॉजेज़ हो सकती हैं जो एंजाइटी का वो बायस बन सकती हैं, मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उनको बंदे को जो है किस कोई और अंडरलाइन कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब फिज़िकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो एक तरह की मेंटल प्रॉब्लम में आ गई ना एंजाइटी, तो उसकी मतलब कोई फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से एंजाइटी है, तो वो हम रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर आपको लेट्स से कि अगर कोई फिज़िकल इलनेस नहीं भी है, तो फिर भी आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एंजाइटी जो है ना बहुत कभी कभी सीवियर भी हो जाती है, और कोई अगर शुरू से इसकी ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये काफ़ी जो है ना इस पर अच्छा कंट्रोल हो सकता है। उसमें यह कि उसमें फिर यह कि कभी कभी हम जब सीवियर केसेस में जो है ना हम साइकेट्रिस्ट के पास भी भिजवा सकते हैं। ठीक है, जो मतलब उसके प्रॉपर डायग्नोस और ट्रीटमेंट वो करते हैं। कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट के पास भी इनिशियली चले जाते हैं। उसमें यह है कि वो जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में ये फ़र्क है कि साइकोलॉजिस्ट आमतौर पे सिर्फ वो साइकोथेरेपी करते हैं, जो मतलब एक तरह की बातों से वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो साइकेट्री जो है ना वो एक बड़ा स्पेशलाइज फील्ड है जो हमारे उसमें वो आता है। तो उसमें यह है कि जो एक तो ज़रा डायग्नोज भी करते हैं, मतलब एज ए फिजिशियन जब हमारे पास मतलब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कभी कभी जब हमें लगता है कि लट से कि कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, मतलब अंडरलाइन कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, सिर्फ एंजाइटी का डिसऑर्डर है या स्वीयर एंजाइटी, तो आमतौर पे तो हम खुद ही इसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन लट से कोई स्वीयर केसेस एंजाइटी के आ गए तो फिर हम वो स्पेशलिस्ट जो हैं, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, उनके पास पेशेंट को कभी कभी हम रेफ़र कर देते हैं। उसमें यह है कि उसमें जो वो ज़ाहिर है फिर जब वो पेशेंट उनके पास जब जाते हैं तो वो जो है ना, या जब हमारे पास जब हम जो पेशेंट आते हैं तो उसमें हम उनके जब डिस्कस करते हैं कि क्या उनकी फीलिंग है, थॉट्स हैं। ठीक है, तो कोई और रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। और जो है ना वो फिर ये कि हम चेक करते हैं कि कोई और, जैसे मैंने बताया ना पिछली वीडियो में कि डिप्रेशन के साथ भी ये एसोसिएटेड हो सकती है। अभी आमतौर पर डिप्रेशन के साथ एंजाइटी आमतौर पर होती है, तो वो जो है ना वो सारा हम उनके साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन करते हैं। फिर जो है ना एक मेडिकल का वो क्राइटेरिया आता है हमारा DSM-5 क्राइटेरिया, उसके साथ वो जो उसकी जो उसका पूरा नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM-5 जो है ना अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो वो एक तरह का हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको एंजाइटी का जो है ना वो डायग्नोस करने के लिए। तो ये तो जनाब डायग्नोसिस जो है मैंने बता दिया कि कैसे हम डायग्नोस करते हैं। तो फिर अब आ जाते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, आम तौर पे जो इसकी ट्रीटमेंट के जो दो मेन वो पार्ट्स हैं, एक तो होते साइकोथेरेपी होती है और दूसरा है कि मेडिकेशन। ठीक है, और कभी कभी मतलब अक्सर ये भी होता है कि दोनों वो जब दोनों मतलब साइकोथेरेपी भी साथ साथ जारी होती है पेशेंट की, और हम मेडिकेशन भी दे रहे हैं, तो जब उन दोनों को चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, मतलब साइकोथेरेपी भी और मेडिकेशन भी, तो उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो उसमें मतलब ये बेसिकली हर पेशेंट का वो एक तरह का अलग होता है, तो उसको एवेल्यूएट करते हैं कि एक पेशेंट सिर्फ साइकोथेरेपी से ही रिस्पॉन्ड कर जाएगा, या कुछ पेशेंट को इवन मेडिकेशन से मतलब मेडिकेशन से भी बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। फिर कुछ जैसे मैंने पहले बोला कि दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो दोनों की जो है ना हम कम्बिनेशन जो है ना वो थेरेपी एक तरह की करते हैं, मतलब साइकोथेरेपी भी और मेडिकेशन भी। ठीक है, अब पहले मैं आपको थोड़ा सा जो साइकोथेरेपी का बताता हूँ।
उसको टॉक थेरेपी जो है ना साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कहते हैं। उसमें यह है कि जो आपका जो थेरेपिस्ट होता है, ठीक है, वो जो है ना वो आपके साथ वो खुद एक तरह का वो एक्टिवली काम कर रहा है आपकी जो एंजाइटी सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए। तो ये एक काफ़ी अच्छी इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकती है। तो इसमें जो साइकोथेरेपी के अंदर जो एक वो टेक्निक कहते हैं, कह लेते हैं कि उसको कहते हैं CBT, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसका पूरा जो मतलब इस CBT से ये बनता है लफ्ज़, ठीक है। तो ये जो है ना CBT जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें साइकोथेरेपी में। ये CBT वैसे तो बड़ा एक डिटेल है, मतलब वो अलग एक टॉपिक है, लेकिन ये कि मैं आपको ये मुख्तारन ये बता देता हूँ कि जो CBT बेसिकली आपको एक तरह की आपको स्किल्स सिखाते हैं। उसमें यह कि आपकी जो सिम्टम ताकि इम्प्रूव हो जाएं, कि आपके जो मतलब जो लेट से कि एक बंदे को किसी चीज़ को जो अवॉइड करता है, लेट से कि फोबियाज, चूँकि फोबियाज भी एंजाइटी की वो किस्मों में आते हैं, तो वो अगर वो चीज़ अवॉइड करता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको जो है ना आस्ता आस्ता उस चीज़ से एक्सपोज करें। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी कहते हैं। तो वो जो है ताकि वो मतलब जो भी चीज़ें उनको ट्रिगर करती हैं एंजाइटी से, तो उनको हम आस्ता आस्ता एक्सपोज करते हैं, और फिर हम वो उसके साथ वो जो भी CBT उसके बंदे की कर रहा होता है तो वो उसके साथ होता है, तो वो आस्ता आस्ता वो बंदा लर्न कर लेता है कि मैं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही डरा हुआ था। मतलब आस्ता आस्ता उन चीज़ों से हम जब एक्सपोज करते हैं तो फिर उनके साथ एक तरह की साथ साथ काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि ये जो है मतलब उनका एक तरह का वो डर ख़त्म करने के लिए, मतलब जो भी सिचुएशन ट्रिगर करती है उनकी एंजाइटी जो ना, उनको जो ना उनके वो उस तरह एक्सपोज करते हैं, फिर ताकि फिर उनके पास आस्ता आस्ता पेशेंट को हम सिखाते हैं कि ये नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, ताकि वो पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मतलब जो है ना, ताकि जब भी वो नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी सिचुएशन में पड़ें तो वो खुद उनको मैनेज कर लें। तो ये तो मैंने साइकोथेरेपी का बता दिया। अब मैं कुछ मेडिकेशन का बताता हूँ। तो जो है ना काफ़ी बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्मों की मेडिकेशन आती हैं जो आपकी एंजाइटी के सिम्टम ठीक करने के लिए। वो डिपेंड करता है कि जो है ना आपका जो एंजाइटी डिसऑर्डर किस तरह का है, या मतलब कोई और भी इसके साथ कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है। मिसाल के तौर पे जो है कुछ एंटी डिप्रेसेंट हम दे देते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट मतलब जो बेसिकली डिप्रेशन को ठीक करते हैं, वो भी हम दे सकते हैं एंजाइटी को ठीक करने के लिए। मैंने जैसे पहले बताया ना कि डिप्रेशन के साथ आमतौर पे एंजाइटी लगी होती है, तो वो मतलब एंटी डिप्रेसेंट से भी काफ़ी ठीक हो सकते हैं। फिर यह एक एंटी एंजाइटी मेडिकेशन एक आती है बड़ी मशहूर, बुस्पिरोन के नाम से, वो भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। फिर यह है कि ये जो है ना कुछ बहुत महदूद केसेस में, मतलब कम केसेस में ये भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो बेंजोडाइजेपिन जो मेडिकेशन है उसमें आमतौर पे डिपेंडेंस का ख़तरा होता है, तो वो जो आमतौर पे लॉन्ग टर्म ज़्यादा हम प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो वो बेंजोडाइजेपिन की वो मुख्तलिफ बहुत सारी ड्रग्स हैं, मैंने काफ़ी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस की हुई हैं। तो वो बेंजोडाइजेपिन डिस्कस कह रहा हूँ जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो या फिर बीटा ब्लॉकर एक बड़ी फेमस ड्रग आती है एंड्रोल के नाम से, वो शॉर्ट टर्म हम दे देते हैं। वो भी एंजाइटी की सिम्टम जो है ना वो कम कर देती है, ठीक है। लेकिन ये कि ये मैंने जैसे पहले बोला कि लॉन्ग टर्म के यूज़ के लिए ये जो है ना इतनी वो हम नहीं एडवाइज़ करते, क्योंकि ये फिर बंदा इस पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है। तो ये तो मैंने इसकी जो ट्रीटमेंट बता दी। अब मैंने जो मैं अब चीज़ें बताने लगा हूँ, इसमें ये हम वो कंसल्ट करते हैं जो लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें होता क्या है कि कुछ लोग मेडिसिन वो ले लेते हैं, फिर बाद में वो पूरी तरह खाते नहीं हैं, और या बराबर कंप्लायंस का तो तकरीबन बहुत हमारे ख़ास तौर पे जो है ना एशियन कंट्रीज़ में बहुत इशू है। लोग मतलब दवाइयाँ खाते हैं, फिर उनको लगता है इतना नहीं आराम, क्योंकि कुछ दवाइयाँ बहुत लंबा अरसा लेती हैं वो जब उनके मतलब पेशेंट को इम्प्रूव करने में। तो वो पेशेंट कुछ लोग वो बड़े होते हैं कि जी फटाफट आराम आए, तो वो नहीं आराम आता, दवाइयाँ छोड़ दी, किसी और डॉक्टर के पास चले गए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसमें ये चीज़ ये मैं बता दूं कि जो मेरा बेसिकली जो बेतबीबी चैनल है, बेसिकली ये पेशेंट की एजुकेशन के लिए। क्योंकि होता क्या है कि पेशेंट को अगर बीमारियों का पता हो अच्छे तरीके से, अगर वो फिर जब समझ ले अपनी बीमारी को कि ये मेडिसिन मैंने खानी है, कितने अरसे तक खानी है, लंबे अरसे तक खानी है या थोड़े अरसे तक, तो उसको फिर वो अच्छे तरीके से आइडिया होगा और वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेगा। तो इसमें जो है लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज़ भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि पेशेंट घर पे रह के क्या क्या एहतियात करे, जिससे वो जो है ना कभी कभी तो मतलब बड़ी जो लाइफ स्टाइल होम रेमेडीज़ इतनी एक तरह की अच्छी होती हैं कि मेडिसिन के बगैर भी बंदे को काफ़ी हद तक आराम आ सकता है। तो ये आप गौर से सुन लें जो मैं आपको लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज़ बताने लगा हूँ। वैसे तो मतलब काफ़ी लोगों को जो एंजाइटी का शिकार होते हैं उसमें ज़्यादा साइकोथेरेपी और मेडिकेशन जैसे मैंने पहले बताया वो देनी पड़ती हैं।
तो वो कंट्रोल करने के लिए ये लेकिन ये मैं लाइफस्टाइल चेंजेस जो बताने लगा हूँ ये भी बहुत बड़ा आपकी लाइफ में अच्छा है, वो मतलब वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। उसमें सबसे पहले है कि आप जो है अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें। उसमें यह कि जो है जो लोग बहुत सुस्त होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां लगने का ख़तरा होता है। तो वो जो मैं तो जो जो एक्सरसाइज का तो तकरीबन काफ़ी वीडियोस में मतलब जो है तकरीबन समझ लें कि वीडियो में वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक्सरसाइज का बहुत रोल है और ये बहुत पावरफुल एक तरह का स्ट्रेस बस्टर है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो फिज़िकली एक्टिव नहीं है। मैंने इस पर जो है एक वीडियो बनाई थी, वो जो शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी चंद महीने पहले, कि सेहत के जो 2 बुनियादी असूल के बारे में। वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। वो अगर वही दो अगर आप असूल अपना लें ज़िंदगी में तो आप बहुत सारी बीमारियों से तो वैसे ही बच जाएंगे। ठीक है, तो जो सेहत के 2 बुनियादी असूल हैं वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, वो ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने बेसिकली बताना चाहता हूँ जो स्ट्रेस बस्टर है बहुत बड़ा, मतलब एक्सरसाइज जो होती है ना, जो मतलब फिजिकल, लेट्स से कि एक बंदा कोई जिम वगैरह नहीं जाता, मैं ये नहीं कह रहा कि फलाना जिम ज्वाइन करो ये वो। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फिजिकल एक्टिविटी है कि आप वॉक ये कि मोस्ट डेज ऑफ द वीक, मतलब आमतौर पर हम रिकमेंड कि कम अज़ कम हफ्ते में 5 दिन 30-40 मिनट ज़रूर वॉक करेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है और आपके मूड को भी इम्प्रूव करती है वॉक जो है ना। तो आपको वैसे भी वॉक पे मतलब जो फिज़िकल एक्टिविटी जो होती है ना, वो बेसिकली और बहुत सारी बीमारी, जैसे मिसाल के तौर पे जो मैंने शुगर पे और हाई ब्लड प्रेशर पे वीडियो बने, उसमें मतलब बहुत सारी बीमारियां पे, ये सिर्फ नहीं है कि एंजाइटी पे काम करती है, बहुत सारी बीमारियों पे जो फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत रोल है। अगर आप बंदा जो जितना आप खुद देख लें, जितना बंदा जो एक्टिव रहते हैं उनको बीमारियां कम लगती हैं। तो इस वजह से फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत रोल है। तो आप ज़रूर जो है ना, और कुछ नहीं भी होता तो कम अज़ कम होते हैं 5 दिन जो है ना रोज़ाना 35-40 मिनट वॉक ही कर लें तो वो बड़ी अच्छी बात है। उसमें ये भी आप कर सकते हैं कि लेट से आपको इकट्ठे 40 मिनट नहीं हो जाती तो आप 10-10 मिनट के 4 इंटरवल करके, मतलब 24 घंटे में आप जो है ना 4 बार वॉक कर लें 10-10 मिनट की, तो आपकी 40 मिनट पूरे हो जाएंगे। फिर ये कि जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, ये वैसे हमारे मज़हब में तो वैसे ही खैर आराम है, ये तो उनको अवॉइड ही करें। लेकिन अब चूँकि मैं वेस्टर्न कंट्री में होता हूँ तो फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं जी वेस्टर्न जो अल्कोहल कितनी पी लें ये वो। ठीक है, तो ये जो है ना जो फिर और रिक्रिएशनल ड्रग्स कुछ लेने का शौक़ होता है, तो ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो आपकी एंजाइटी को बढ़ा सकती हैं। तो उसमें बहुत सारे वो एक मतलब उनको हम तरीके होते हैं जो उनको मतलब इस आदत से छुड़ाने के लिए, तो वो जो है बड़ी मतलब कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जो इसको जो है ना हम बताते हैं कि जो ताकि इनसे जान छूट जाए। और कभी कभी कुछ लोगों में जो है ना इनको इससे परहेज करने के लिए मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। अच्छा, फिर ये कि जो है ना कुछ लोगों को जो स्मोकर्स होते हैं और या स्मोकिंग होते हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो उनको भी एंजाइटी का जो है ना प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। जो ख़ास तौर पे जो स्मोक में जो निकोटीन होती है, ठीक है, और या फिर कैफिनेटेड ड्रिंक में कैफीन होती है, तो वो जो एंजाइटी की थोड़ी सिम्टम बढ़ा सकती है। स्मोकिंग पे तो कोई एक तरह मैं समझता पता नहीं क्यों लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग पे बिल्कुल हर चीज़ के लिए एक तरह की वो नुकसानदेह है। ठीक है, मैंने एक स्मोकिंग पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। हमारे जब ख़ास तौर पे हम जब नए नए वो जो डॉक्टर बने थे तो वो बड़े जो है मुख्तलिफ़ तरीके हम ट्राई करते थे लोगों को स्मोकिंग से छुड़ाने में। ठीक है, तो कभी कभी जब हम बताते थे कि ये स्मोकिंग से बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, फेफड़ों का कैंसर है, मैदे का कैंसर, बहुत सारी जो है ना ख़तरनाक बीमारियाँ ज़्यादा स्मोकिंग से होती हैं। उससे वो फिर भी बात नहीं आते स्मोकर। लेकिन जब हम एक ख़ास चीज़ का उनको बताते थे ना कि स्मोकिंग से ये भी हो जाएगा, तो फिर अक्सर लोग छोड़ जाते थे। तो उस स्मोकिंग पे ख़ास तौर पे मैंने जो एक वीडियो बनाई हुई है, क्विट स्मोकिंग इन 1 मिनट, एक मिनट में सिगरेट नोशी छोड़ दी, वो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। वो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया वीडियो, वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें सिगरेट जो है ना छोड़ने के हम जो है ना वो हमने उस पर एक ज़बरदस्त तरीका बताया और अक्सर लोग उस पर बड़ा फटाफट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये स्मोकिंग छोड़ने वाली जो फौरी छोड़ने वाली वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर यह कि फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आती हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, मेडिटेशन, योगा, ये बहुत सारी टेक्निक हैं, मसाज बार, ये जो इस तरह की टेक्निक्स हैं। इवन जो कुछ म्यूज़िक का भी बड़ा रोल है इसमें। मतलब म्यूज़िक तो अब इस्लाम के लिहाज से तो बड़ा एक तरह का कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग उलमा कहते हैं कि ठीक है लो है, कुछ कहते हैं नहीं इतना। तो मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ नशे में है वो नहीं
जो चीज़ बंदे को अपनी होश में रखे, तो मैं नहीं समझता, या मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि मैं नहीं समझता कि कोई अगर आपको उस तरह कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कोई इस तरह लट से नशे में नहीं लेके जाती तो वो आराम हो सकती है। बहरहाल हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग इस मामले में, ये सही उसका उलमा ही कोई जो सही उलमा भी, तो फिर आपको पता ही है बेशुमार आ रहे बंदे ने अपनी अपनी लॉजिक निकाली हुई है। तो बहरहाल तो म्यूज़िक तो मतलब एक तरह की रिलैक्सेशन टेक्निक में म्यूज़िक भी आ जाता है, तो ये भी एक तरह का वो एंजाइटी को कम करता है। कुछ लोग जब भी थोड़ा सा सूदिंग म्यूज़िक और उस तरह का वो सुनते हैं, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये ये सारी स्ट्रेस जो ना मेडिटेशन और योगा वाला स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में आती हैं, ठीक है। फिर ये कि इसमें हम लोगों को बता दें कि आप जो ना अपनी नींद को ख़ास ख्याल रखें। तो मतलब ये नहीं कि जो लोग ख़ास तौर पे जो नींद की जो वैसे भी एंजाइटी में नींद की अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो नींद की जो ना अगर वो लेट से कि नींद वो सही तरह ले पाते हैं, इनकी इतनी वो मतलब उस पर वो जो है ये समझ लें कि अपनी नींद को पहले एक प्रायोरिटी देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं काफ़ी 4-5 घंटे वाला वो, लेकिन मैं जो मेडिकली बता रहा हूँ कि 6 से 8 घंटे सोना वो जो है ना वो एक लाजमी चाहिए, ठीक है। तो वो जो नींद जिनको अच्छी आ जाती है उनकी काफ़ी एंजाइटी की सिम्टम कम हो सकती है। मैंने इस पर नींद के बारे में भी वो अच्छी एक वीडियो बनाई है, वो अपने चैनल पे वो आप देख सकते हैं कि कैसे आप अच्छी नींद ले सकते हैं। फिर यह कि हम कहते हैं कि आप सही हेल्दी ईटिंग करें, ठीक है। उसमें यह कि हेल्दी ईटिंग का ये मतलब कोई लोग एक ही तरह की चीज़ें खाते रहते हैं, जैसे मतलब है कुछ लोग गोश्त ही खाते रहते हैं या कुछ लोग सिर्फ सब्ज़ी ही खाते रहते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, आप हर चीज़ मिक्स करके खाएं, ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं, ठीक है। होल ग्रेन फिश वगैरह लें, ठीक है। तो वो जो है ना ये चीज़ें जो है ना इसको जो है ना एंजाइटी को कम कर सकती हैं। मतलब अच्छी आप हेल्दी अपनी डाइट रखें। फिर जो है ना इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये ख़ास तौर पे यूट्यूब पे मैंने देखा है, और बहुत सारी वो जो है ना वो लोगों ने वीडियो बनाई हो, जी ये ले लें जनाब थोड़ा वो हो जाएगा, वो नीम हकीम और ख़तरा जान इतने यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। मेरा बेसिकली जो चैनल पे अगर आपने चैनल की इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने यही कहा है कि बेसिकली इस चैनल के पीछे एक तो ये ज़ाहिर है खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा जज्बा है, दूसरा ये कि बेसिकली जो मेरा चैनल उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करता है जो बिल्कुल उनको पता कुछ होता नहीं है, और जनाब वो यूट्यूब पे आके जनाब अपने व्यूज़ इकट्ठे करने के लिए और पैसे बनाने के लिए जनाब वो बहुत वीडियो डाल रहे हैं तरपनी क्या क्या, वो देसी टोटके और नर वो बड़े वो जनाब हम कभी भी एडवाइस नहीं करते। ये जो इवन सप्लीमेंट्स, इवन जो आप लेट से कोई ऐड भी आते हैं, इवन नेट पे भी बहुत ऐड आते हैं, ये बेसिकली जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की जो ये सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी उससे अप्रूव नहीं होते। तो ये एक तरह का ये समझ लें कि ये वो कहते हैं कि लग गया तो तीर ना लगा तो तुक्का। तो ये जो है ना बड़ा ये इसमें एक कुछ जो अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है जो देसी नुस्खे बनाए हुए हैं लोगों ने, वो बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं, और दूसरी जो मेडिसिन जो डॉक्टरी वाली जो प्रॉपर मेडिसिन होती हैं उसके साथ वो इंटरफियर उनके साथ ड्रग इंट्रैक्शन भी हो जाती हैं तो ख़तरनाक हो सकती हैं। तो मैं तो अल्टरनेटिव मेडिसिन कोई भी नहीं सजेस्ट करूँगा इसका। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चूँकि खुद डॉक्टर हूँ तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर दूँगा सिर्फ डॉक्टरी वाली मेडिसिन खाएं, लेकिन मैं ये करूँगा वो जो ये देसी कीमो, और ख़ास तौर पर ये जो बैठे हुए हैं जो नीम हकीम, उनकी कोई क्वालिफिकेशन होती नहीं है और जनाब दड़ा रिकमेंड करते हैं, और पता नहीं क्या क्या उनके लाखों में व्यूज़ लोग देख रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है लोगों पे कि किसी क्वालिफाइड बंदे की आप वीडियो देखें जिससे आपको मतलब वो सही तरह आप रहनुमाई कर रहा है। तो मेरे इस चैनल होबेत बीबी से इंशाल्लाह आपको 100% हर चीज़ बिल्कुल अथेंटिकेटेड और बिल्कुल मेडिकल के जो रूल रेगुलेशन के मुताबिक मिलेगी। मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस भी है और मैं तो कई कंट्रीज़ में काम कर चुका हूँ, तो मैं हमेशा आप इंशाल्लाह आपको ऑनेस्ट और अथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दूंगा, ठीक है। तो ये मतलब मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसमें मतलब ये मैं एक तो ये चीज़ों कहूँगा कि एक तो ये लट से कि मैं कोई लट से कोई मेडिसिन एडवाइस करता हूँ किसी पेशेंट को, अगर लट से मैंने कहता हूँ कि ये दवाई आपने 3 महीने लेनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो 3 महीने मतलब एक तरह का पूरा कोर्स करें। कई मेडिसिन की ख़ास तौर पे जो मेंटल डिसऑर्डर की जो मतलब मेंटल इशू होते हैं, जो इंसान के जो इस तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे ये टेंशन की बीमारी जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, या और डिप्रेशन, ये बड़ी लॉन्ग टर्म और इस तरह की ट्रीटमेंट कुछ लोग बड़ी दवाइयाँ आस्ता आस्ता असर करती हैं।
तो कोई लोगों को होती है कि जी एक टैबलेट खा ली और फटाफट आराम आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता। वो तो अभी छोटे मोटे कोई लट से कोई गला ख़राब या इस तरह की इन्फेक्शन है, उसमें तो वो मेडिसिन चलो 3-4 दिन लें तो चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कि इस तरह की ख़ास तौर पे जो मेंटल इलनेसेस होती हैं तो उनकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती है और बड़ा उनको एक तरह का टाइम लेना पड़ता है और मेडिसिन भी बहुत टाइम लेके वो अपना असर दिखाती हैं। तो एक तो मेडिसिन जो है ना, आप बिल्कुल उस पर स्टिक रहें, जो भी आपने को डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर ने भी, जो क्वालिफाइड डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट बताई हुई है तो उस पर स्ट्रिक्ट रहें, ठीक है। फिर यह कि आप जो भी आप सोशलाइज़ करें, मतलब अपनी कोई परेशानी होती है तो आप बिल्कुल करीबी अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करें। फिर आप मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जो है जो भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप शुरू से डिस्कस कर लेंगे और उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो उसमें जो है ना फ़ायदा हो जाएगा। फिर मैंने जो रिलैक्सेशन और मैनेजमेंट टेक्निक्स वगैरह वो बताई हुई हैं काफ़ी वीडियोज़ में, उस पर हम अमल करें, ठीक है। मेडिटेशन आती हैं, एक्सरसाइज का तो बहुत अच्छा मैंने रोल है। तो ये ना कि आप हमेशा आप डॉक्टर से इन टच, उस तरह इन टच रहें। अगर आपने कोई मेडिसिन खुद से आप फार्मूले ना लगाएं और ना ही ये नीम कीमों के चक्रों में पड़ें। तो अभी ये टॉपिक कंक्लूड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एंजाइटी का काफ़ी लंबा टॉपिक था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये खिदमत खल्क का चैनल है, ठीक है। और इस बेसिकली ये आप वीडियो जो है ना आप दूसरों के साथ आप शेयर भी किया करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो है ना अगर लेट्स से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई भी बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप जो है ना इस एक तरह के खिदमत खल्क में आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हो सकता है दूसरे किसी बंदे को प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो हो सकता है मेरी देख के वो आप शेयर करेंगे, हो सकता है वो प्रॉब्लम से उसकी जो है ना वो निजात हासिल करने में मदद मिल सके। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।